हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा युग के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपसे मैंने बताया था कि मैं हर एक सब्जेक्ट को आपके मैं एमसीक्यू जो है वो करवाने का पूरा मेरा काम है। हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू आपको प्रीवियस ईयर के या किसी भी एग्जाम में। और दूसरी बात ये है कि ये जो स्टडी होगी ये 9th 10th 11th 12th या कंपटीशन सब के लिए उपयोगी होगी। जैसे कि मतलब मैं स्पेशल जो क्लासेस ले रहा हूँ, जैसे साइंस स्पेशल हो गया और आज की जैसे पॉलिटिकल साइंस स्पेशल है, तो इसमें 9th टू लेके 9 टू 12th और बाकी के जितने भी कंपटीशन एग्जाम उन सब में आपके लिए ये उपयोगी होंगी, जितनी भी कक्षाएं मैं यहाँ डालूंगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट अवेटेड हैं, एग्जाम में भी आते रहते हैं और कंपटीशन के एग्जाम में भी आते रहते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये किया है ग्रेटर इंडिया जो है किस चीज को परिभाषित करता है या इसका अर्थ क्या है। तो इसमें है पॉलिटिकल यूनिटी, कल्चरल यूनिटी, रिलीजन यूनिटी और सोशल यूनिटी, यानी कि राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक एकता और सोशल यूनिटी यानी कि सामाजिक एकता। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कल्चरल यूनिटी, सांस्कृतिक एकता जो है ग्रेटर इंडिया को डिनोट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, इसके अंदर भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। दोबारा से सुनेंगे, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। लॉर्ड मियो, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। दोबारा सुन लीजिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। लॉर्ड मियो, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड क्लाइव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन जो है वो स्थानीय स्वशासन के जनक हैं, यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। जो अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, इसके जनक या किसको कहा जाता है, इसके बारे में इसका फादर किसको कहा जाता है, इंडिया में गवर्नमेंट का फादर किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड रिपिन जो है आपका आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो है, द टू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आज डेमोक्रेसी इज। लोकतंत्र की दो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। लोकतंत्र की कौन कौन सी दो अवस्थाएं हैं। आपसे ये क्वेश्चन किया है, टू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और रिपब्लिकन, और ऑप्शन नंबर डी जो है पार्लियामेंट्री एंड किंग। तो भाई आप एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, भारत के अंदर एक होता है पार्लियामेंट्री और एक होता है प्रेसिडेंटल। प्रेसिडेंटल इसको कहा जाता है अध्यक्षीय कार्यपालिका, इसको कहा जाता है संसदीय कार्यपालिका। जो भी देश ऐसे हैं, इंक्लूडेड भारत, इंडिया को यहां पे हम इंक्लूड करेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया के अंदर है। और इसमें आपसे पूछा है कि लोकतंत्र के दो प्रकार कौन कौन से या फॉर्म कौन कौन सी है लोकतंत्र की। तो डेमोक्रेसी के जो फॉर्म है वो दो प्रकार की हैं, एक है आपके सामने पार्लियामेंट्री, दूसरी आपके सामने प्रेसिडेंटल। तो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है बेटा उसके अंदर क्या होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है आपका संसद। लोकसभा, राज्यसभा और संसद आर्टिकल नंबर 78, आर्टिकल नंबर 81 और 80, ये जो चीज है ये आपका 79 में है, यानी कि संसद भारत का 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा जो है आपका वो आपका 81 में। मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है और भारत के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसी प्रकार से
कुछ देश ऐसे हैं जिनके अंदर प्रेसिडेंटल सिस्टम होता है, और जिन देशों के अंदर प्रेसिडेंटल सिस्टम होता है, ध्यान से सुन लो, जिन देशों के अंदर प्रेसिडेंटल सिस्टम होता है उन देशों के अंदर एक ही व्यक्ति होता है गवर्नमेंट का हेड, हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि कौन होगा, उस देश का प्रेसिडेंट होगा भाई। दूसरी बात, इसके अंदर ही हेड ऑफ कंट्री, उस देश का प्रमुख भी वही व्यक्ति होगा। कौन होगा, प्रेसिडेंट। तो जिन देशों के अंदर प्रेसिडेंटल सिस्टम है, यानी कि डेमोक्रेसी का जिन देशों के अंदर प्रेसिडेंटल सिस्टम है, उन देशों में दोनों काम एक ही व्यक्ति करता है। और जिन देशों के अंदर प्रेसिडेंटल सिस्टम नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उन देशों के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है उसके अंदर एक बात समझ लीजिए कि एक होता है प्राइम मिनिस्टर और एक होता है देश का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक होता है, प्रथम नागरिक भी होता है। देश का सबसे प्रथम नागरिक कौन होता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे जरूर से भी जरूर। एक होता है आपका प्रेसिडेंट और एक होता है आपका पीएम, यानी कि ये होता है आपका राष्ट्रपति और ये होता है आपका प्रधानमंत्री। तो जिन देशों के अंदर, ध्यान से सुन लो, जिन देशों के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है बेटा, उन देशों के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम जो होता है वो एक अलग व्यक्ति बनता है, यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट एक अलग होता है और हेड ऑफ कंट्री जो होता है वो अलग होता है। ध्यान से सुनो, मैं ये सारा आपको मैटर समझा रहा हूं क्या है, इसको एक बार ध्यान से सुनेंगे कि ये पूरा मैटर दो चीजों की प्रवेश है। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है बेटा प्रेसिडेंटल सिस्टम। हिंदी में पार्लियामेंट्री को कहते हैं संसदीय, और इसको कहा जाता है पार्लियामेंट्री के अलावा जो बचता है प्रेसिडेंटल, इसको कहा जाता है अध्यक्षीय कार्यपालिका। लेजिस्लेटिव के दो टाइप होते हैं, और एक टाइप पार्लियामेंट्री जो है उसके अंदर तीन पहलू है, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है। संसद 79 में, लोकसभा 81 में और राज्यसभा 80 में। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये समझ लीजिए, जिन देशों के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, उन देशों के अंदर हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होगा उस देश का प्रधानमंत्री होगा, और हेड ऑफ जो कंट्री होगा उस देश का प्रेसिडेंट होगा। यहां की बात क्लियर। अब यहां चलेंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ कंट्री दोनों के दोनों एक ही व्यक्ति काम करेगा, जो कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। यहां पे प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है, यहां पे इन दोनों के हाथ में पावर है, यानी कि प्रेसिडेंट जो होगा ये तो होगा कंट्री का हेड होगा। क्या होगा बेटा, ये कंट्री का हेड, और प्रधानमंत्री जो होगा वो क्या होगा, वो गवर्नमेंट का हेड होगा। क्या होगा, गवर्नमेंट का हेड होगा। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, पीएम, और हेड ऑफ कंट्री कौन है, प्रेसिडेंट। सिंपल बात समझ में आ गई होगी दोनों प्रकार की। और इसी प्रकार से पूरे विश्व में लोकतंत्र चलता है, दो ही प्रकार से चलता है, डेमोक्रेसी के दो ही प्रकार हैं। और एसएससी सीएचएसएल में और सीजीएल में 2010 वाले पेपर में ये आया भी था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए, चलिए, विच इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपसे क्वेश्चन किया है। विच इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सी अतिरिक्त संविधान की, कौन से अतिरिक्त संविधान का भाग है। लैंग्वेज कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। देखिए भाई, लैंग्वेज कमीशन संविधान के अंदर लिखा है, इलेक्शन कमीशन संविधान के अंदर लिखा है, फाइनेंस कमीशन संविधान के अंदर लिखा है। आर्टिकल नंबर जो आपका 112 है, लोकसभा है, राज्यसभा है, सॉरी, लोकसभा लोक बिल पास करने के लिए, और दूसरा एक होता है राज्य का बजट पास करने के लिए। और संविधान में कहीं भी बजट का नाम कहीं नहीं है किसी भी जगह पे। इसको एनुअल बजट, एनुअल जो है पूरा का करिकुलम होता है पूरे साल का, संविधान में एक बजट नाम कोई नहीं है। सिंपल वे में अगर इस बात को समझ लीजिए, बजट संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। और आपसे ये पूछ रहा है कि इनके अलावा भी कौन सी ऐसी चीज है जो गैर संवैधानिक है। तो गैर संवैधानिक, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है गैर संवैधानिक कौन सी चीज इसके अंदर। लैंग्वेज कमीशन संविधान में है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन संविधान में है, फाइनेंस कमीशन संविधान में है, बच गया क्या, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन इसका मतलब बेटा क्या होगा, योजना आयोग। योजना आयोग जो है ना वो संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान के गैर संवैधानिक होते हुए संविधान के साथ साथ काम करता है। और योजना आयोग का क्या काम है, ये इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है। प्लानिंग कमीशन और पंचवर्षीय योजना जो उस टाइम पे थी
51 52 से स्टार्ट होकर फिर उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, ये इकोनॉमिक्स का भाग है। मैं आपको इकोनॉमिक्स के लिए जब क्लास लूंगा तो उसमें इकोनॉमिक्स की भी बातें बताऊंगा, इसमें उस चीज को वहां पे भी डिटेल में समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि इनमें से कौन सा एक गैर संवैधानिक है। तो भाई सब सीधी सी सिंपल सी बात यह है कि प्लानिंग कमीशन जो है ना वो गैर संवैधानिक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन होगा भाई आपका, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, भारत का प्रधानमंत्री है, क्या है भाई भारत का प्रधानमंत्री? क्वेश्चन समझो बेटा क्या कहना चाह रहा है ये। भारत का प्रधानमंत्री है मतलब प्रधानमंत्री कैसे बनता है प्रधानमंत्री? एक्चुअल में आपको एक बात यहां पे भी फिर कंफर्म कर देता हूं कि प्रधानमंत्री का नाम कहीं नहीं है, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री का ही नाम कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी लोकसभा का मेंबर होते हैं, जो लोकसभा से चुनाव जीत के आते हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो प्रधानमंत्री का कोई भी मेंशन जो है उसके अंदर नहीं है। ये किसी भी पार्टी से, कोई भी पार्टी ऐसी है जिसके एमपी ज्यादा होते हैं, उन एमपीओ में से एक एमपी को क्या बना दिया जाता है, पीएम बना दिया जाता है। तो इसमें आपसे कर रहा है कि भाई इलेक्टेड है, अपॉइंटेड है, नॉमिनेटेड है, सेलेक्टेड है। भाई नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, या इलेक्शन करवाया जाता है, या नामित किया जाता है, इनमें से आपको बताना है। तो भाई अपॉइंटेड किया जाता है, एक व्यक्ति, जितने भी एमपी बन के आएंगे उनमें से एक व्यक्ति को नेता बना लिया जाता है, वही आपका क्या बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। और अगले क्वेश्चन के लिए हम चल पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, यह घोषणा कि लोकतंत्र जनता की जनता के द्वारा सरकार है। दोबारा सुनो क्या कह रहा हूं मैं, यह घोषणा कि लोकतंत्र जनता की जनता द्वारा सरकार है लोगों के लिए, ये ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए थे? ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए थे? अब्राहम लिंकन जो है इसका राइट आंसर होगा कि लोकतंत्र जो है जनता की जनता द्वारा सरकार है। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा वाक्य जो है कहे गए थे। अगला क्वेश्चन चल देंगे, सिंपल से क्वेश्चन है ये अभी तो। अगला क्वेश्चन है, डेस्पोटिज्म इज पॉसिबल इन, डेस्पोटिज्म इज पॉसिबल इन, यानी कि एक सॉरी निरंकुशता संभव है। निरंकुशता किसमें संभव होगी भाई? डेस्पोटिज्म किसके अंदर किस चीज में संभव होगी? एक दलीय राज्य में, दो दलीय राज्य में, बहुदलीय राज्य में, दो या दो से अधिक राज्यों में? नहीं भाई, सिंपल सी बात है, एक दलीय राज्यों के अंदर होती है डेस्पोटिज्म, जिसको हम कहते हैं निरंकुशता। सरकार या आयोग का संबंध है, सरकार या कमीशन जो है किससे रिलेटेड है? प्रशासनिक सुधार से, चुनाव के सुधार से, वित्तीय सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से। सीधी बात है, किससे संबंधित है? सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट, केंद्र और राज्य से संबंधित है सरकार या आयोग। सरकार या आयोग केंद्र और राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स क्या है, या मार्क्स किससे संबंधित है? मार्क्स किससे संबंधित है? जर्मनी से, हॉलैंड से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। तो भाई सीधा सिंपल क्वेश्चन है ये, सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं ऐसे, ये जर्मनी से संबंधित है। इन क्वेश्चनों में आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? भाई लोकसभा का अध्यक्ष जो है, पूरी एक लोकसभा बनी है, उस लोकसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र किसको देना है, ये बात पूछ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के राष्ट्रपति से, लोकसभा के उपाध्यक्ष से, और संसदीय कार्य मंत्री से। तो बेटा इस बात को एक बार ध्यान से सुन लो, मैं आपको एक ही बार में एक चीज के तहत कम से कम चार चीजें जो है उसके साथ की कन्फर्म करने की और बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए भाई, राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। और जो उपराष्ट्रपति होता है ना भाई, जो आपका राज्यसभा का सभापति है, राज्यसभा का सभापति है। आपने सुना भी होगा
कभी भी उपराष्ट्रपति को क्या बोला जाता है, उपराष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा का पदेन सभापति है। पदेन का मतलब ये होता है बेटा कि वो एक पद पे तो बैठा है लेकिन दूसरे पे भी वो काम कर सकता है। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति भी है। अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है ना तो उपराष्ट्रपति को देगा। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई लोकसभा का एक अध्यक्ष है, मान लो कोई भी एक लोकसभा का अध्यक्ष है, तो ये अध्यक्ष जो है ना किसको त्याग पत्र देगा, तो बेटा सीधी सी बात ये है, ये किसको देगा, ये उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो है ना लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। और यही ऑप्शन जो है आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है। फिर दोबारा ध्यान से सुनो, राष्ट्रपति है, इसने क्या किया, क्या लगाया, अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब बेटा क्या है, अधिनियम के जैसा आदेश। अधिनियम के जैसा आदेश को क्या बोलते हैं, अध्यादेश। और अध्यादेश कब लागू होता है, एक बात दोबारा से ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। राष्ट्रपति ने अध्यादेश लगाया, राष्ट्रपति ने अध्यादेश लगाया, तो वह अध्यादेश कब लगेगा, जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कोई भी बैठक उस टाइम पे प्रेजेंट में मौजूद ना हो, तब लगेगा। और दोनों के दोनों सदनों की बैठक कितने साल में कितनी होती है बेटा, 2 होती है। साल के अंदर 6-6 महीने में 2-2 इनकी बैठक होती है, यानी कि साल के अंदर पूरे में 2 बैठक होंगी। अगर इनके बीच में कोई काम करवाना पड़ गया राष्ट्रपति को, तो उस केस में राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर देगा कि भाई इस आदेश को लागू कर दीजिए, और उसको तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाता है। उसको हम कहते हैं बेटा अध्यादेश। क्या कहते हैं उसको, अध्यादेश। अब ये कह रहे हैं कि भैया अध्यादेश तो लगा दिया, लेकिन अध्यादेश कितने दिन तक रह सकता है। इस बात को दोबारा एक बार मेरी बात को रिकैप करो, मैंने क्या बोला कि इनका जो बैठक है ना साल में 2-2 होंगी, यानी कि 6-6 महीने में 2 बैठक होगी, मतलब पूरे साल में 2 बैठक होगी। तो अगर उन दोनों बैठकों के अंतराल में वो चीज नहीं हो पाई है तो मैक्सिमम टाइम कितना होगा भाई। मान लीजिए आज अगर मान लो बैठक समाप्त हुई है, लोकसभा से कोई बिल पास करवाना है, तो लोकसभा की आज कोई बैठक जो है ना वो समापन हुआ है उसका, तो और 4 दिन के बाद कोई राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है बेटा कि साल में 2 बैठक होनी है और एक अभी हो चुकी है, तो एक कब होगी, 6 महीने तक। तो मैक्सिमम टाइम कितना होगा अध्यादेश का, 6 महीने। यहां पॉलिटी में देखो, पॉलिटी एक ऐसी चीज है जो अपने आसपास तुम देख रहे हो उन चीजों को, तो इस चीजों को देखने के बाद अगर तुम इन चीजों को करते हो ना तो फिर आपको कोई इश्यू नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, मैंने क्या बोला है कि अध्यादेश की ज्यादा से ज्यादा लिमिट कितनी होगी, 6 महीने की होगी सर। और यही ऑप्शन आपका ठीक है। ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने अनिश्चित काल के लिए। तो भाई सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 6 महीने। अगला क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज टू एड्रेस, शायद ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है। भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है, कानून का नियम, कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मिसालें तथा सम्मेलन। तो भाई कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून के द्वारा जो प्रक्रिया बनाई गई है उसके ऊपर भारत का संविधान की समीक्षा आधारित है। भारत का संविधान किसके ऊपर आधारित है, जो कानून बना रखा है उसके ऊपर ही आधारित है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था और आई होप आपने कर भी लिया होगा। इतने आसान आसान क्वेश्चन तो तुम कहां छोड़ने वाले हो। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, मतलब आपसे पूछा है प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भाई प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1940, 9 दिसंबर 1940 को कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 11 दिसंबर 1940 को कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई थी। पहली बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और आपसे नहीं पूछा है कि अध्यक्ष कौन था, यहां आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछता ना तो आपका आंसर हो जाता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। यहाँ ऑप्शन में आपसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया, तो बेटा आंसर जो क्या है ना वो क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, जो कि 11 दिसंबर 1940 की दूसरी बैठक में हुआ था। अब ये बैठक ऐसे चलेंगी 9, 11, 13, ठीक है। इस प्रकार से संविधान की बैठक हुई थी। इनको कैबिनेट की बैठक भी बोलते हैं। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम में, तो 1940 में आया। अगला क्वेश्चन भाई,
भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी नवीन चर्चा प्रक्रिया शुरू की गई? भारत के संविधान द्वारा, सुनिए ध्यान से, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी नवीन चर्चा प्रक्रिया शुरू की गई है? भाई जो डिबेट होने की प्रक्रियाएं है ना, डिबेट होने का प्रोसेस है, उनके अंदर कौन सी चीज नई ऐड होगी है? तो ये क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं भाई, प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प और अध्यक्षीय भाषण। तो भाई इसके अंदर जो है ना शून्यकाल को ऐड कर दिया गया है, शून्यकाल जो है ना वो नया ऐड हो गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? उच्चतम न्यायालय पूछा बेटा, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपको हाई कोर्ट का जस्टिस जो ना कितने दिन के बाद, कितनी उम्र हो जाए उसकी जब उसको सेवानिवृत्ति मिलेगी? तो देखो भाई इसका आंसर होगा बेटा 62 वर्ष। अभी मैं ऑप्शन बता देता हूं, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष। और मैंने आपको बता दिया सीधा कि हाई कोर्ट का जो जस्टिस होगा ना, सॉरी चीफ जस्टिस होगा, मुख्य जो होगा, उसकी सेवानिवृत्ति की आयु जो होगी ना बेटा वो होगी 62 ईयर, यानी कि 62 वर्ष। और जो सीजेआई होगा ना बेटा, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा ना, उसकी उम्र होगी 65 वर्ष। उसकी कितनी होगी? 65 वर्ष। 62 वर्ष किसकी होगी? हाई कोर्ट के लिए, और 65 वर्ष किसकी होगी? सुप्रीम कोर्ट के लिए। यानी कि सीजीआई जो है ना भारत का एक ही होता है, जो कहां बैठता है? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो होता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति का समय है 65 साल, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति का समय है 62 साल। अगला क्वेश्चन, हाई कोर्ट के लिए पूछता है तो मैंने बता दिया है 62 वर्ष, और सीजीआई के लिए पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। और अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक के वास्तुकार कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक के वास्तुकार कौन थे? सर एडवर्ड ल्यूटियंस, दूसरा ऑप्शन है हेबर्ट बेकर, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट टोर रसेल, और चौथा ऑप्शन है एंटोनियन रेमंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा हेबर्ट बेकर। हेबर्ट बेकर जो है वो आपके दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक के वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन, यदि एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो समुदायों के 2 सदस्य को नामित किया जा सकता है। सदस्यों को नामित किया जा सकता है। एक बार क्वेश्चन दोबारा सुन लो, ध्यान से समझो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो समुदाय के 2 सदस्य को किसके द्वारा नामित किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अध्यक्ष, और संसद के परामर्श से राष्ट्रपति। तो लोकसभा की बात है, एंग्लो इंडियन की बात है, ऑप्शन नंबर ए जो है प्रधानमंत्री आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो राइट हो जाएगा। बाकी अगर मैं आपको बता देता हूं, 2 लोकसभा में हो सकते हैं एंग्लो इंडियन और 12 राज्यसभा में हो सकते हैं। 12 व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो एंग्लो इंडियन नहीं होते हैं। 12 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको किसी न किसी दक्षता के, किसी न किसी कौशल के आधार पर नियुक्त कर लिया जाता है, जबकि 2 एंग्लो इंडियन होते हैं लोकसभा में। और एंग्लो इंडियन का अर्थ जो होता है बेटा वो ये होता है कि भाई अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके फादर या मदर में से एक विदेशी है और एक स्वदेशी है, यानी कि एक भारत से है और एक कहीं बाहर से है, तो उनसे जो प्राप्त संतान जो होगी ना उसको हम एंग्लो इंडियन समुदाय में काउंट कर देंगे भाई। अगला क्वेश्चन जो है, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए सिटीजन शुड हैव कंप्लीट द एज ऑफ। भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना है, कितने साल की उम्र चाहिए? सीधी बात ही कर रहा है। अब सीधी बात समझ लो भाई, राष्ट्रपति के लिए पूछ रहा है, राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए व्यक्ति की कितनी आयु होनी चाहिए? तो भाई ये सीधी बात है, इसकी आयु हो जाएगी 30 ईयर, 30 वर्ष। 30 वर्ष जो ना इसकी आयु होनी चाहिए। और बाकी एक आपको बता देता हूं, 29 वर्ष 11 महीने भी नहीं होना चाहिए, 30 वर्ष पूरी कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा है कि 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और यहां राष्ट्रपति के लिए अगर बात कर रहा हूं 30 वर्ष की, तो यहां सीधी सी बात बेटा एक चीज और जोड़ दो, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे ना
उनकी आयु भी 30 वर्ष होगी। और अगर आपसे पूछ रहा है लोकसभा की, तो बेटा लोकसभा की आयु जो होगी ना वो होगी 25 साल, यानी कि 25 वर्ष, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और अगर लोकसभा से संबंधित बात आ गई पीएम की, यानी कि प्रधानमंत्री की, तो भाई प्रधानमंत्री की आयु जो है ना वह भी बेटा कितनी होनी चाहिए? 25। अभी मैंने आपको बताया है कि जितने भी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, जो क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो क्या होता है? एक एमपी भी होता है। और ये प्रधानमंत्री जो होता है इसकी आयु भी 25 वर्ष होगी, क्योंकि एमपी के लिए इलेक्शन जब लड़ता है इंसान तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। बाकी संविधान में प्रधानमंत्री की आयु का कोई लेना देना नहीं है, वहां कुछ नहीं लिख रखा है ऐसा। अगला क्वेश्चन भाई, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। अगला है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक की सुविधानुसार दे बैंक चेक के समान है? भाई बैंक के द्वारा सुविधानुसार दिया गया बैंक का कोई चेक है, इसके अनुसार है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये बात किसने बोली थी? पंडित नेहरू ने, केटी शाह ने, बी आर अम्बेडकर ने, एनजी रंगा ने। तो भाई ये बात बोली थी केटी शाह ने, केटी शाह, केटी शाह के द्वारा ये बात बोली गई थी, केटी शाह। और किसके बारे में बात कर रहा है? नीति निदेशक तत्वों की बात कर रहा है। नीति निदेशक तत्व जो होंगे बेटा 36 से 51 होंगे। नीति निदेशक तत्व जो होंगे ना 36 से 51 होंगे। डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जिसको बोला जाता है, डीपीएसपी, जो किसमें है? आर्टिकल नंबर 36 टू 51 है। और 52 में जाते क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति आ जाएगा। और 51 में, 51A में जो होंगे आपके कर्तव्य आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है भाई, The proposal for the creation of new all India service can be considered only। नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के प्रस्ताव पर केवल विचार किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है भाई? यदि अधिकांश राज्य विधान मंडल ऐसी मांग करते हैं। दूसरी बात, यदि लोकसभा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है। ठीक है भाई। तीसरी बात, यदि राज्यसभा में 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है। और लास्ट जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका आंसर जो होगा ना, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के लिए के निर्माण के प्रस्ताव पर केवल विचार किया जा सकता है। कहां विचार किया जा सकता है? यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। ये इसका जो है राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, यह निर्देशित करने का अधिकार कि किन जातियों को अनुसूचित जाति माना जाए। भाई अनुसूचित जाति मानने के लिए यह निर्दिष्ट करने का अधिकार किस व्यक्ति को है, या किस समुदाय को है, या किस कमीशन को है, या कौन सी कम्युनिटी को है? ये संविधान में दे रखा है। ऑप्शन देख लीजिए भाई, अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त। ठीक है भाई। दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। तो भाई प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है, और राज्यसभा का भी कोई, राज्यपाल का भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ऑप्शन का जो राइट आंसर बनेगा ना वो बनेगा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। यही निर्धारित करेगा भाई कौन सी जो जाति है इसके अंदर आती है नहीं आती है। अगला क्वेश्चन, द सीट ऑफ केरला हाईकोर्ट इज लोकेटेड। केरला हाईकोर्ट जो है वो कहां लोकेटेड है? केरल उच्च न्यायालय की सीट कहां पर स्थित है? तो भाई ऑप्शन है कोटायम, तिरुवनंतपुरम, कोलंब और एर्नाकुलम। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा एर्नाकुलम होगा। हाईकोर्ट की सीट कौन से की राज्य की? केरल की। कहां होगी? एर्नाकुलम में होगी। यह क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेरे को भी लग रहा, हो सकता पेपर में आ जाए। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज। भाई लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भाई जीवी मालवंकर था। सीधी सिंपल सी बात है, तो सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाई, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किससे संबंधित है? राज्य का उद्देश्य, राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्य, इनमें से किससे संबंधित है? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है सामाजिक अनुबंधित सिद्धांत। सामाजिक अनुबंधित सिद्धांत, जो कि इसके अंदर भी बताया जाता है आपको, किसके अंदर बेटा? डीपीएसपी के अंदर भी बताया जाता है कि कोई किसी भी राज्य का निर्माण अगर किया जाता है तो कल्याणकारी तरीके से किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर कानूनी
सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। भाई आपसे ये कर रहा है क्वेश्चन कि जुडिशरी के अंदर और भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो जुडिशरी पे बैठा है, या जुडिशरी का जो प्रमुख है, उसके बीच में और संवैधानिक मामले किसी भी राष्ट्रपति के बीच में कौन से संविधान का अनुच्छेद ये कह रहा है कि वो आपस में सलाह कर सकते हैं। सिंपल बात क्या कर रहा है बेटा कि कौन सा संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जिसमें यह बात बता रखी है कि भाई राष्ट्रपति कल ना कोई केस हो जा तो वो केस के प्रति सलाह लेने का काम किसके साथ सलाह लेना, संविधान के जुडिशरी के सबसे हेड है कौन है, सीजीआई। सीजीआई की और राष्ट्रपति की सलाह की बात कर रखी है, कौन से संविधान के अनुच्छेद में है। तो बेटा इसका राइट आंसर जो होगा ना 143, जिसको एडवाइजरी भी बोलते हैं। और इसमें ऑप्शन दे रखा है 148, 129, 147 और 143। तो 143 जो है 143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेझिझक आप इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई भारत के संविधान का संरक्षक कौन है। भारत के संविधान का संरक्षक कौन है। भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। तो भाई भारत के मुख्य न्यायाधीश जितने भी है ना, वो सारे के सारे उन सब का कर्तव्य क्या है, संविधान, भारतीय संविधान की रक्षा करना। भारतीय संविधान की रक्षा करने का काम जुडिशरी का है, कानून बनाने का, कानून को अप्लाई करने का और कानून के तहत चलाने का लोगों को ये काम, और बाकी जो बच जाते हैं उन सब का है। राष्ट्रपति भी आ जाएगा, प्रधानमंत्री भी आएगा, और सारे के सारे व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये बात ये कह रहा है कि भाई इसकी रक्षा कौन करेगा, जो संविधान बना रखा है भारत का, उस भारत के संविधान की रक्षा करने का काम किसका है। तो बेटा इसका काम जो है ना, इसके अनुसार जो ऑप्शन जो होगा वो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ना, उसका ये काम होता है। अगला क्वेश्चन भाई, भारतीय संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार किया गया था। भाई संविधान सभा बनाने की बात कर रहा है, किसकी सिफारिश हुई जब जाके संविधान सभा बनी। तो भाई मैंने लिखा था यहां कहीं 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 कैबिनेट की जो है बैठक हुई थी, कैबिनेट मिशन आया था। तो कैबिनेट मिशन इसके अगर इसके अंदर ऑप्शन है तो आपका बिना देखे ऑप्शन को ठीक कर देने का आपका अधिकार बनता है। तो इसके अंदर कैबिनेट मिशन ऑप्शन है। देखिए भाई, वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर और कैबिनेट मिशन। तो भाई बता दिया ऑप्शन क्या होगा, कैबिनेट मिशन। 44वें संविधान के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया। भाई भारत के मौलिक अधिकार पहले थे 7 और अब रह गए 6। अब बच गया क्या, संपत्ति का अधिकार हटा के कहां ऐड कर दिया, आर्टिकल नंबर 300A में, यानी कि 300 क जो है उसके अंदर उसको ऐड कर दिया। अब इसमें ये पूछ रहा है 44वां संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में किस अधिकार को हटाया था, शिक्षा का, संपत्ति का, न्यायिक उपचार का या काम का। तो इसमें से आंसर जो होगा आपका, मेरे हिसाब से समझ भी गए होगे क्या आंसर होगा, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, किस में ऐड कर दिया, 300A में ऐड कर दिया। अगला क्वेश्चन, विच हैज बिकम ए लीगल राइट अंडर, हाँ ये हो चुका है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी क्रिएट्स टू रिमेन ए फंडामेंटल राइट। भाई क्वेश्चन फिर दोबारा घुमा दिया, तरीका वही है, बात वही है, वही बात पूछना चाह रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन की सेंस बदल दी। अब सेंस बदल के ये कह रहा है कि कौन से संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटाया, कौन से संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटाया। तो बता तो भाई कौन से में हटाया, कमेंट करके बताओ जल्दी से, कौन से संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा था, ये क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। भाई संयुक्त सत्र की बात कर रहा है, संयुक्त स्तर जो है इसका मतलब ये हो गया राज्यसभा भी बैठा है, लोकसभा भी बैठा है। अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक हो जाए, कंबाइंड बैठक बैठी है, तो उसमें उसकी मेजबानी कौन करेगा। तो भाई ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति करेंगे, संसद के वरिष्ठतम सदस्य करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेगा या भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होकर भारत के राष्ट्रपति का नाम लिख देते हैं। तो लेकिन भाई इस बात को बेटा, इस बात को समझ लो, भारत के राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं होता है कि वो लोकसभा में या राज्यसभा की जाके अध्यक्षता करे, क्योंकि लोकसभा का और अध्यक्षता और राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए जो है इन दोनों की अगर बैठक इकट्ठी बैठी है, कंबाइन है,
संयुक्त सत्र है, संयुक्त सत्र में मतलब दोनों कंबाइन बैठे हैं, तो उस वे में लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा ना वो उसकी मेजबानी करेगा। बिना देखे क्वेश्चन को ठीक करने वाला क्वेश्चन है, सुनते ही ठीक हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की हो चुका है। अगला, इसके अलावा अगला चलाओ भाई। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर ऑफ आर्मड फोर्स बी स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जाता है? भाई इसके अंदर कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? प्रतिबंधित किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को। भाई एक बात समझ लो, कोई भी मौलिक अधिकार, जितने भी मौलिक अधिकार है ना आपके, यानी कि 6 बचे हैं अब तो, 6 मौलिक अधिकार है, उन 6 के 6 मौलिक अधिकारों में से एक आर्टिकल जो है ना, यानी कि आपका जीने का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 20 जो है ना, लाइफ एंड लिबर्टी का जो अधिकार है, उसको छोड़ के किसी भी अधिकार का किसी भी अधिकारियों के द्वारा हनन किया जा सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सरकार चाहे तो। अब इसमें यही बात कह रहा है कि सशस्त्र सेना बल जो है ना, उनके कौन से अनुच्छेद के तहत ऐसा किया जा सकता है कि भाई उनके जो मौलिक अधिकार है उनका मतलब प्रतिबंधित कर दे उनको। 21, 25, 33 और 19। तो इसका आंसर जो होगा ना, वो आंसर आपका राइट होगा 33, यानी कि 33वां अनुच्छेद। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अंबेडकर टर्म हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भाई संविधान की आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा के नाम से जाना जाता है? आर्टिकल नंबर 356। ऑप्शन दे रखे, ध्यान से सुनो। आर्टिकल नंबर 356 कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राज्यों में राज्यपाल का शासन लगाएगा। आर्टिकल नंबर 14 नहीं भाई, समानता का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19 नहीं भाई, ये भी नहीं है। आर्टिकल नंबर 32, ये आपका आंसर जो है ना बिल्कुल राइट होगा। इसका मतलब ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 जो है, जो आर्टिकल नंबर 32 है, इसको कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपका किसी ने हनन कर लिया, आपके अधिकारों को किसी ने छीन लिया, जबरदस्ती से आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का अधिकार जो आपको मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है ना, तो अगर आपको वो अधिकार प्राप्त करना है तो आप कहां पे जाएंगे, रिट कहां पे लगाएंगे, किस अनुच्छेद के तहत लगाएंगे? तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत लगाएंगे। और यही ये जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है। एक बात और आती है यहां से क्वेश्चन बेटा, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अब मैं बता सकता था इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं यहां नहीं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये तो बी आर अंबेडकर के अनुसार है, लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आप जब थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तभी तो हम मेहनत करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म स्टेट? सबसे पहले किसने राज्य शब्द का प्रयोग किया था? भाई राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने, मैकियावेली ने, हॉब्स ने, प्लेटो ने। तो भाई मैकियावेली जो है मैकियावेली के द्वारा सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ 20th लॉ कमीशन? 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति के जी बालकृष्ण, न्यायमूर्ति डी के जैन, न्यायमूर्ति उषा मेहरा, न्यायमूर्ति जे एस वर्मा। तो भाई इसका आंसर जो होगा ना, न्यायमूर्ति डी के जैन जो है 20वीं विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल ऑफ इलेक्शन कमीशन? भाई इसमें कह रहा है कि कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? प्रतीकों का आवंटन करना यानी सिंबल, चुनाव की तारीखों का निर्धारण करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। तो भाई प्रतीक सिंबल इलेक्शन कमीशन देगा, चुनाव की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा, चुनाव की निष्पक्षता, चुनाव में कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना हो तो वह चीज भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। बच गई क्या? ये बच गई बस चुनाव के लिए उम्मीदवार थोड़ी ना बताएगा भाई ये इलेक्ट होगा या इसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसकी वोट तुम डालना, ऐसा काम ये करना थोड़ी है। तो इसमें ये पूछा कौन सा काम चुनाव आयोग का नहीं है, नहीं है तो कौन सा नहीं है? चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना ये नहीं है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, मतलब ये आपसे कह रहा है कि राज्य की एक आवश्यक बुराई है।
कौन सी आवश्यक बुराई है? व्यक्तिवाद, आदर्शवादी, मार्क्सवादी, रचनावादी। तो भाई व्यक्तिवादी जो है, इसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है, इंडिविजुअलिज्म जिसको बोलते हैं, स्टेट इज नेसेसरी एविल है। अगला भाई, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC? सबसे पहले भारत के सबसे पहले AITUC के अध्यक्ष कौन थे? CR दास, VV गिरी, लाला लाजपत राय और सरोजनी नायडू। तो भाई इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा लाला लाजपत राय। फर्स्ट, ध्यान से सुन लो, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? AITUC के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट इज नेसेसरी अवेल हो चुका है। अगला क्वेश्चन जो है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट? हाँ ये हो चुका भैया। यदि किसी साधारण विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध है तो इसका समाधान किसके द्वारा किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, मतलब बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के सहारे मैं आपको बहुत सारी बातें बता दूंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं जिनको एक्सप्लेनेशन अच्छा किया जा सकता है या जिनमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, मैं उन्हीं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अब मैं आपसे कहूं कि भारत का संविधान कब बना या भारत कब आजाद हुआ था, ऐसे क्वेश्चन इनको एक्सप्लेन थोड़ी करने की जरूरत है। ये तो सिंपल है, ये तो आप समझ भी जाते होगे, और इनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लग जाऊंगा तो फिर तुम क्या पढ़ोगे भाई। ये क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी साधारण विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद है। देखिए भाई, ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है। राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों चीजों के बीच में कोई अब मतभेद है, इन दोनों चीजों के बीच में कोई मतभेद है, तो इस सिचुएशन में कौन व्यक्ति है जो इस चीज का रिजल्ट निकाल सके कि भाई ये एक बार ये बिल पास नहीं होने दे रहे हैं, एक बार इनकी सहमति नहीं हो रही है, दोबारा इनकी हो जाती है, इनकी नहीं होती, इनकी हो जाती है, इनकी नहीं होती, मतलब आपस में गतिरोध चल रहा है। कोई भी बिल है ना, कोई ऐसा बिल है, और एग्जाम्पल के रूप में 3 तलाक का जो बिल था ना उसको ले लीजिए, बहुत सारे जितने भी लंबे बिल चलते हैं ना इनमें ऐसा ही होता रहता है। तो इस केस में इसका समाधान कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, मंत्रिपरिषद करेगा, संसद का संयुक्त सत्र करेगा, या सर्वोच्च न्यायालय करेगा? भाई सर्वोच्च न्यायालय इस केस में आएगा कैसे? क्योंकि कोई किसी ने FIR, किसी ने जुडिशरी का काम थोड़ी ना जो सर्वोच्च न्यायालय संभालेगा। इसका जो निर्माण है, जो सॉरी इसका जो रिजल्ट निकालेगा ना वो संसद का संयुक्त सत्र निकालेगा। संसद का संयुक्त सत्र जो होगा ना, कंबाइन जो बैठक बैठेगी, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? कमेंट करके बताओ भाई। संसद का संयुक्त सत्र जब बैठता है तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? ये कमेंट सेक्शन में आपने छोड़ना है। इसका रिजल्ट जो है ये निकालेगा, जो दोनों को एक साथ बिठा के तुम्हारा क्या मसला है भाई, किस प्रकार की क्या समस्या, तो समस्या का समाधान कौन करेगा? जो दोनों सारे के सारे, यानी कि लोकसभा भी बैठ जाएगा, राज्यसभा भी बैठ जाएगा, जब जाके इसका निष्कर्ष निकलेगा। तो आज के सेशन में आपने पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, जितने सेटअप में हम लेके चले थे, कंप्लीट सारे कर लिए हैं। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने भी, देखिए सीधी सी बात बेटा ये है कि यहां मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं ना, मैं मतलब जितना भी काम करवा रहा हूं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, और पॉइंट टू पॉइंट बात समझाने की मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूं। क्योंकि आपके पास, या अगर कोई सच्चे टीचर की अगर पहचान है ना, तो वो किसी भी विद्यार्थी का समय खराब करने की कोशिश नहीं करता। और मैं इसी चीज को मानता हूं कि भाई मैं अगर ऐसा हूं तो मतलब मेरे से कम समय में बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिल जाए। या मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप मुझे देखकर मुझे कोई चीज समझने, मुझे मतलब मेरे से कोई चीज समझ के आपके जीवन में उस चीज को अप्लाई कर रहे हो, या आपके स्टडी में अप्लाई कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं इस मामले में कि आप मुझे देख रहे हैं और आप मुझे देख के इस चीज को समझ रहे हैं। तो और मेरा पूरा कर्तव्य ये है कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात ही करूं, सीधी सीधी बात। जिस चीज के लिए आप मेरे सेशन को देख रहे हो, जिस चीज के लिए आप मेरे चैनल को देख रहे हो, तो वही काम मैं आपको दूं, वही चीज मैं आपको दूं। और आपका एक कर्तव्य है जो आप भूल जाते हो, आपका एक मेन कर्तव्य क्या है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि ये ऐसा करने से आप
ऐसा करोगे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना तो मैं आपको सारी चीजें दूंगा। और दूसरी बात यह है, किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी है ना तो आप कमेंट करके बता देना कि जिस चीज में हमें ये चीज चाहिए या इस प्रकार की कोई समस्या है, आपकी कोई भी डिमांड है, आपकी कोई भी चीज है ना, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मैं कमेंट सेक्शन में देखने के बाद उस चीज को समझ जाऊं और फिर वहां पे उस चीज को अप्लाई करूं। तो आज के सेशन को यहीं रोकने का प्रयास मैं करूंगा और समय भी ठीक ठाक हो चुका है। आपने इतने कम समय में इतने सारे क्वेश्चन करे हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोबारा फिर कह रहा हूं, ये काम आपका प्रथम होना चाहिए। जब भी सेशन को शुरू करो उसी टाइम पे शेयर कर दीजिए सबके साथ, अपने साथ साथ अपने मित्रों को भी दिखाओ, सबको दिखाओ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।